अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल यार यारों से होना जुदा एपिसोड नंबर 6। और आज का एपिसोड बहुत ही कोई हॉरर प्लस फ़नी होने वाला है। आज हैदर और उसके फ्रेंड्स जाएंगे एक भूतिया बंगले में शो कोई तो है कि शूटिंग करने, और आज का एपिसोड बहुत फ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये फ़नी प्लस हॉरर सा एपिसोड। बच्चों, आपका फ़ोन कब से बेचारा अकेले पड़ा बजे जा रहा है। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी जब ही बाजिल उसका फ़ोन लेकर अंदर आया था। जरनूर ने बर्नर ऑफ करके उसके हाथ से मोबाइल लेकर नंबर देखा था। कोई इंटरनेशनल नंबर था। ये पाकिस्तान से बाहर कौन फ़ोन कर रहा है मुझे? उसने हैरान होते हुए यस करके फ़ोन कान से लगाया था। हेलो हेलो हेलो, कौन है? आवाज़ आ रही है तुम्हें मेरी? हेलो, अरमान बात कर रहा हूँ। वो फ़ोन बंद करने लगी थी जब ही एक मर्दाना आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। कौन अरमान, और किससे बात करनी है? वो हैरत से बोली थी। मैं अरमान खानज़ादा हूँ और मुझे तुमसे ही बात करनी है। जरनूर हो ना तुम? मैं तो जरनूर ही हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। शायद कोई रॉन्ग कॉल है मिस्टर। मेरा नहीं ख्याल। वो मुस्कुराया था। किस लिए फ़ोन किया है? बताया तो है कि तुमसे बात करनी है। लेकिन मैं तो तुमको नहीं जानती ना। तुम्हारे पेरेंट्स मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। क्या क्या कहा? मामा पापा जानते हैं तुम्हें? उसने हैरत से कहा था। वो सोच रही थी कि ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जो पाकिस्तान से बाहर रहता हो। तुम मुझे नहीं जानती तो इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारे मामा पापा ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। देखो, तुम सीधी बात करो। मैं कुछ नहीं जानती। तुम बताओ, कौन हो तुम? कहाँ रहते हो? और क्या रिश्ता है हमारा तुम्हारा? जरनूर को तजस्सुस हुआ था। ये कौन सा नया रिश्तेदार है उनका जिसको वो नहीं जानती थी। उसका ननिहाल और ददिहाल इतना बड़ा नहीं था। सिर्फ गिनती के 2-4 ही रिश्तेदार थे, या फिर इबाद बुखारी के दोस्त थे। उसका नाम तो जरनूर ने पहली दफ़ा ही सुना था। मैं कौन हूँ ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, और रहा सवाल ये कि मेरा क्या रिश्ता है तुमसे, ये मैं तुम्हें कल बताऊँगा। खैर, चाहो तो अपने पेरेंट्स से पूछ सकती हो। चलो अब मैं रखता हूँ। आज तो मैंने ऐसे ही फ़ोन कर लिया था, लेकिन अगली दफ़ा तफसील से बात होगी। और माजरत तुम्हें डिस्टर्ब किया। अच्छा बात तो सुनो, वो जल्दी से बोली थी। हाँ सुनाओ। उसने कॉल नहीं काटी थी। वो फूल, वो रेड रोज़ेस का बुके क्या तुम ही भेजते थे? वो हंसा था। उसकी आवाज़ की तरह उसकी हंसी भी मशहूर कुन थी। अगर तुम्हें लगता है कि वो फूल मैंने भेजे थे तो तुम्हारा ख्याल ठीक है। वो मैंने ही भेजे थे। ज़ारा खाला और इबाद अंकल को सलाम कह देना मेरी तरफ से। दोबारा फ़ोन करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। उसने फ़ोन कट कर दिया था और जरनूर मोबाइल हाथ में पकड़े हैरान सी खड़ी थी। कौन है ये आखिर जिसको मैं नहीं जानती? जब ही उसके फ़ोन की मैसेज टोन बजी थी, उसने देखा था ये क्यों कर रहा है ये क्यों मैसेज कर रहा है अब? उसने खोल कर देखा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप जरनूर? अगर आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी तो मुझसे बात क्लियर कर सकती थी। वो सब करने की ज़रूरत नहीं थी, और मैं कोई इतना तंग नज़र नहीं हूँ जो आपके इनकार को अना का मसला बना लेता। खैर, आप परेशान ना हों। मेरी मदर आपके पेरेंट्स से माजरत कर लेंगी इस रिश्ते से, लेकिन मुझे आपके इनकार का तरीका बेहद पसंद आया। मेरी दुआ है कि जिस खुश नसीब को आप पसंद करती हैं वही आपका नसीब बने। आमीन। ये तो बहुत समझदार है, और मैं फजूल में ही इससे डर रही थी। वो मुस्कुरा दी थी। चलो, एक टेंशन तो ख़त्म हुई। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना मुझसे? ओए तैमूर, चल ठीक कर ले अपना मुंह। इतनी दफ़ा तो तुझे सॉरी बोल दिया, अब क्या नाक रगड़ रगड़ कर माफ़ी मांगूं? तैमूर ने गुस्सीली नज़र हारिस पर डाली थी और फिर दोबारा रुख मोड़ लिया था। अशर और हारिस ने आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया था। अच्छा मेरी बात सुन। अशर ने तैमूर के कंधे पर हाथ रखा था जिसको उसने झटक दिया था। मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं सुननी। दफ़ा हो जाओ तुम लोग यहाँ से। सच में यार, आज मेरी जान चली जाती। वो मोटे मेरा सर काट कर चौक पर लटका देते, मेरे कबाब बना लेते।
और तुम लोग मुझे वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गए। वो गुस्से से बोला था। भला हो इस हैदर का जिसने मेरी जान बचाई और जिसकी वजह से मैं यहाँ जिंदा बैठा हूँ। वो उन सबको घूरने के बाद हैदर की तरफ इशारा करके बोला था, जो टांग पर टांग रखकर गर्दन अकड़ा कर बैठा था। ये बात तो देख, तू भी जानता है कि अगर हम वहाँ से नहीं भागते तो तेरे साथ हमारा सर भी उस बुलेटिन चौक पर लटका होता। रियाज की बात पर उसने नाराज़गी से उसको देखा था। फालतू में लटका होता? ये हैदर है ना, जिस तरह इसने मुझे बचाया तुम लोगों को भी बचा लेता। हैदर की गर्दन कुछ और अकड़ी थी। अच्छा छोड़ ना यार, चल माफ़ कर दे अब। ये ले, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अब तो मान जा। हारिस ने कहते हुए सचमुच उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। मेरी बला से अब तुम लोग नाक से लकीरें खींचो या समंदर में छलांग लगा दो, मैं अब तुम लोगों से बात नहीं करने वाला। तैमूर मुंह फुलाकर बोला था। तो फिर क्या मेरे साथ प्रोग्राम की शूटिंग के लिए भी नहीं चलेगा? वहां जाने से किसने मना किया है? मैं तो सिर्फ बात ना करने के लिए कह रहा हूँ, उसने रुख मोड़े ही जवाब दिया था। ओए तैमूर, चल माफ़ कर दे इनको, कब से तो माफ़ी मांग रहे हैं तुझसे। ओए तुम लोग चलो एक साथ माफ़ी मांगो इससे। हैदर बोर हो गया था सुपर हीरो बने और गर्दन अकड़ाए अकड़ाए, इसलिए वो उन तीनों से बोला था, आई एम सॉरी यार, पक्का वादा, आइंदा कभी भी तुझे अकेला छोड़कर नहीं भागेंगे, तेरे साथ ही मर जाएंगे, लेकिन तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। वो एक साथ बोलते बारी बारी उसके गले लगे थे। अशर ने तो उसका गाल ही चूम डाला था। ओए चल पीछे हट, लाइबा नहीं हूँ मैं, वो अपना गाल रगड़ते बोला था, जिस पर अशर हंस पड़ा था। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ हैदर के कहने पर तुम सबको माफ़ किया है, और बेटा बदला तो मैं ज़रूर लूँगा, जितने चाहे बदले ले लेना। सब ने मिलकर तैमूर को एक साथ गले लगाकर भींच लिया था। ओए पीछे हटो कमीनों, मेरी जान निकल रही है, ये कौन सा तरीका है प्यार करने का? वो चीखे जा रहा था, लेकिन वो लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे और बेतहाशा हंसे जा रहे थे। मनाहिल, अगर तुम्हें मेरा लैपटॉप चाहिए था तो तुम मुझसे पूछ कर ले लेती। वहाँ मैं सारे कमरे में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया और तुम यहाँ बच्चों वाले कार्टून देख रही हो। हारिस लाउंज में दाखिल होते मनाहिल को देखकर बोला था, जो नीचे कारपेट पर सोफे से टेक लगाए गोद में हारिस का लैपटॉप रखे बैठी थी, जिसमें वो बारबी की मूवी देख रही थी। उसके साथ ही 2 चिप्स के पैकेट और सॉफ्ट ड्रिंक का कैन रखा था। मनाहिल ने लैपटॉप से नज़र हटाकर हारिस को देखा था, जो वाइट शलवार कमीज़ में हमेशा की तरह स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। पहली बात तो ये है कि क्या मैं कोई दादी अम्मा हूँ जो बारबी की मूवी नहीं देख सकती? और दूसरी बात, मैं क्यों तुमसे पूछ कर लेती लैपटॉप? तुम भी तो बगैर पूछे मेरी चाय पी जाते हो, मेरे चिप्स खा लेते हो। मैं कुछ कहती हूँ क्या तुम्हें? यार मैं तो कह रहा था कि वो मेरा लैपटॉप है, तुम्हें मुझसे पूछ कर लेना चाहिए था ना। वैसे भी जब किसी की चीज़ लेते हैं तो उससे पूछ कर लेते हैं। हारिस ने सोफे पर बैठते हुए कुशन अपनी गोद में रखते हुए कहा था। अल्लाह हारिस, ये तुमने हमारा तुम्हारा कहाँ से सीख लिया? कितने तंग दिल और खुदगर्ज हो गए हो तुम। उमैर भाई, सबसे पहले तो आप अपने इस भाई को स्ट्रेचर पर लेटा कर इसका दिल निकालिए, देखिए कितना छोटा हो गया है। मनाहिल ने हारिस को घूरने के बाद उमैर से कहा था, जो सामने सिंगल सोफे पर बैठा टॉक शो देख रहा था। मेरा दिल तो सिर्फ छोटा है, लेकिन तुम्हारा दिल तो काला स्याह पड़ चुका है, काला स्याह। हारिस ने उसके पास पड़ा चिप्स का पैकेट उठाते हुए कहा था, जिसको उसने फ़ौरन ही झपट लिया था। ये मेरे चिप्स हैं। मनाहिल ने तेज़ नज़र से उसको देखा था। देखा, दिखा दिया ना तुमने अपने काले दिल होने का सबूत। तुम मुझे अपने 50 रुपए के चिप्स देने को तैयार नहीं, तो फिर मैं क्यों तुम्हें अपना 20,000 का लैपटॉप दे दूँ? हारिस ने उसकी गोद में पड़ा लैपटॉप झपट लिया था। वापस करो हारिस, मुझे मूवी देखनी है। मनाहिल ने दोबारा उसके हाथ से झपटने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हाथ पीछे कर लिया था। भाई देख रहे हैं आप इस डबल स्टैंडर्ड को? हारिस ने उसको घूरते हुए कहा था। तुम? मनाहिल ने गुस्से से कुशन खींचकर हारिस के मुंह पर मारा था। मनाहिल की बच्ची? हारिस भी गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा था। उमैर भाई, वो ज़ोर से चीखी थी। इनफ गाइस, क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों लड़ते रहते हो तुम लोग इतना? आशना और जैन से ही कुछ सीख लो, वो भी इतना नहीं लड़ते होंगे जितना कि तुम दोनों। जब देखो एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हो, चाहे लड़ाई की वजह हो या ना हो, तुम दोनों ढूंढ ही लेते हो। उमैर ने गुस्से से उन दोनों को देखा था
और उसके एकदम से बोलने पर वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर शर्मिंदा हो गए थे। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बैठा था ताकि सुकून से न्यूज़ देख लूँ, लेकिन तुम दोनों अभी तक टीनेजर्स ही समझते हो खुद को। हारिस, दो मनाहिल को लैपटॉप, उमैर ने हारिस से कहा था। लेकिन भाई, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे हारिस, वो अपनी बात पर जोर देकर बोला था। उसने गुस्से से मनाहिल को लैपटॉप दिया था। ठीक है, अब मैं लड़ते हुए ना देखूँ तुम दोनों को, उमैर कहते हुए दोबारा सोफे पर बैठकर रिमोट से चैनल सर्च करने लगा था। भाई, अब क्या है हारिस? भाई, लैपटॉप तो ले लिया है मुझसे, अब चिप्स तो दिला दे। मनाहिल, दे दो इसको चिप्स, उमैर ने मनाहिल से कहा था, जो दोबारा कारपेट पर बैठकर लैपटॉप ऑन कर चुकी थी। उसने तेज़ नज़र से हारिस को घूरते हुए, ना चाहते हुए भी चिप्स का आधा खाया पैकेट उसको दिया था, जिसको हारिस ने झपट लिया था। शर्म करो मनाहिल, एक तो तुमने आधा पैकेट मुझे दिया है, उस पर भी नज़र लगा रही हो। अब तुम लेकर दिखाओ मुझसे अपना लैपटॉप। मनाहिल के धमकी देने वाले अंदाज पर उसने कहा लगाया था। जरनूर ने चाय का कप लाकर ज़ारा बुखारी के सामने रखा था, जो किसी गहरी सोच में गुम थी। क्या हुआ है मामा, क्या सोच रही हैं आप? हाँ, कुछ नहीं, वो जैसे चौंकी थी। कुछ तो हुआ है मामा, क्योंकि आप ऐसे तभी बैठती हैं जब कुछ सोच रही होती हैं। वो उनके सामने ही बैठ गई थी। आज मिसेस यज़दानी का फ़ोन आया था। तो क्या वो आने के लिए कह रही थी? जरनूर ने अनजान बनकर पूछा था। नहीं, लेकिन वो। तो फिर क्या हुआ है मामा? उन्होंने तुम्हारे और समीर के रिश्ते से माजरत कर ली है। वो गहरी सांस लेकर बोली थी। उसका दिल खुशी से भंगड़े डालने को चाह रहा था। यही बात तो वो सुनना चाह रही थी, लेकिन वो अपनी उमड़ आने वाली खुशी को कंट्रोल किए सपाट चेहरे के साथ बैठी रही। तो क्या हुआ मम्मा, इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात है? वो उठकर उनके पास आ गई थी। तुम्हारे लिए ये प्रपोजल बिल्कुल परफेक्ट था जरी, वो उदासी से बोली थी। ओफो मम्मा, छोड़िए ना, इस बात में कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होगी। और वो समीर, वो तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं था। तुम्हें कैसे पता? ज़ारा बुखारी ने चाय का कप उठाते हुए कहा था। मैंने खुद उसे एक फॉरेनर लड़की के साथ डेट मारते, डिनर करते देखा था। तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। वो सारी ज़िंदगी बाहर रहा है, अब जाहिर है बाहर के माहौल का कुछ तो असर होना था ना, उन्होंने घूंट भरते हुए कहा था। और जरनूर तो जैसे चौंकी थी। छोड़िए मम्मा, समीर का टॉपिक अब बंद करते हैं, और मुझे ये बताइए कि हमारे ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं? पाकिस्तान से बाहर? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वह हैरत से बोली थी। मम्मा, कोई एक दो तो होंगे ना? नहीं भाई, शहर से बाहर ज़रूर होंगे, लेकिन पाकिस्तान से बाहर मेरा नहीं ख्याल कि कोई है। लेकिन उसने तो कहा था कि वो हमारा रिश्तेदार है और हम भी उसको जानते हैं। इनफैक्ट मामा, वो तो आपको खाला कह रहा था। वो कौन भाई? किसने कहा है तुमसे ये सब? अरमान ने कहा है मम्मा। उसने कॉल की थी मुझे, और जब मैंने पूछा तो कहा कि वो इटली में रहता है। अरमान? वो जैसे चौंकी थी। क्या नाम बताया तुमने उसका पूरा? अरमान खानज़ादा। ज़ारा बुखारी फ़ौरन सीधी हो गई थी और हैरत ज़दा सी जरनूर को देख रही थी। क्या हुआ मम्मा, इतनी सरप्राइज़ क्यों हो गई हैं आप? उसने उनकी आंखों के सामने हाथ हिलाया था। मैंने तो उससे पूछा भी था कि हमारा और तुम्हारा क्या रिश्ता है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। कहा कि कल बताएगा, और चाहो तो अपनी मामा से पूछ सकती हो। अब आप बताइए मम्मा, है कौन ये अरमान? अब वो सेंटर टेबल पर रखे हुए मैगज़ीन तरतीब से रखती कह रही थी। जरी, तुम्हें कंफर्म है ना कि उसने अपना नाम अरमान ही बताया था? ऑफ कोर्स मम्मा, मुझे पता है, उसने अपना नाम यही बताया था। ज़ारा बुखारी हैरत से उसको देख रही थी, जो नीचे कारपेट पर घुटनों के बल बैठी थी। मम्मा, बता भी दीजिए कौन है वो? तुमने पूछा नहीं उससे? कह तो रही हूँ कि मैंने पूछा था उससे, लेकिन उसने कहा कि कल बताएगा। और आपको पता है मम्मा, वो जो आप मुझसे पूछ रही थी कि जरी तुम्हें ये फूल कौन भेजता है, तो वो भी उसी ने भेजे थे। और हाँ, वो तो आपको खाला भी कह रहा था, लेकिन आपकी तो कोई बहन है ही नहीं ना। उसने अपना काम ख़त्म करके ज़ारा बुखारी को देखा था, और दूसरे ही लम्हे वो चौंकी थी। क्या हुआ है मम्मा, क्यों रो रही हैं आप?
वो जल्दी से उठकर उनके पास सोफे पर आकर बैठ गई थी, जिनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। नहीं, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने आंसू साफ किए थे। तो फिर आप रो क्यों रही हैं मम्मा? रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो परेशानी से कहती बाहर जाने लगी थी, लेकिन दरवाजे में खड़े इबाद बुखारी को देखकर चौंकी थी। अरे, अस्सलाम वालेकुम पापा, आप कब आए? वो कहते हुए उनके पास आई थी और उनके हाथ से ब्रीफ केस लिया था। बस अभी अभी। चलें, आप फ्रेश हो जाइए, जब तक मैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय बना कर लाती हूँ। वो कहते हुए किचन की जानिब चली गई थी और इबाद बुखारी की आवाज़ पर ज़ारा बुखारी भी चौंकी थी। उन्होंने सर उठाकर इबाद बुखारी को देखा था और दूसरे ही लम्हे वो झटके से उठकर उनके पास आई थी। इबाद, आपको पता है, अरमान का फ़ोन आया था। वो आंसू भरी आंखों से मुस्कुराते हुए खुशी से बोली थी। मैंने सब सुना है ज़ारा। उनके चेहरे पर भी आसूदा सी मुस्कुराहट थी। देखा ना आपने इबाद, अरमान हमें भूला नहीं है, उसे सब याद है, और अदील ने भी उससे कुछ नहीं छुपाया। खुशी से उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा था ना तुमसे कि ज़रनूर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने हमारी बेटी का नसीब उसके साथ ही लिखा है। वो उनके आंसू साफ करते हुए बोले थे। वो एक मुतवसत इलाका था, छोटे छोटे घरों वाला, लेकिन वहाँ की गलियाँ काफ़ी कुशादा थीं और इलाका भी कदरे साफ़ सुथरा था। ऐसे में एक न्यूज़ चैनल की DSNG वैन और एक जीप गली के आखिर में बनी इस पुरस्रार इमारत के सामने आकर रुकी थी, जो खासी खस्ता हाल और बोसीदा सी नज़र आती थी। एक गहरी जामिद खामोशी थी जो इस इमारत और पूरे इलाके पर तारी थी। रात के कोई 2-2:15 बजे का वक्त था। ऐसे में झिंगरों के बोलने की आवाज़ें माहौल को खासा खौफनाक बना रही थीं। हैदर बैग कंधे पर डालता जीप से नीचे कूदा था। ओए, ये कहाँ ले आए हो तुम लोग मुझे? तैमूर परेशानी से अंधेरे में डूबे इस इलाके को देख रहा था। रियाज भी ड्राइविंग सीट से नीचे उतर आया था। उसने अपनी वाइट ड्रेस शर्ट उतार कर बैग में रख ली थी। अंदर उसने ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर कोई तो है लिखा था। उसको देखकर तैमूर ने भी अपनी जैकेट उतार दी थी। उन सब ने ही वो टी-शर्ट जीन्स के ऊपर पहनी हुई थी। वैन में से 3 लड़के उतरे थे। 2 कैमरामैन और एक हेल्पर के तौर पर साथ आया था, जिसने बैक कैमरा रहना था। इलाके के लोगों से पूछताछ करके और इस इमारत की हिस्ट्री वो लोग शाम को ही मालूम करके चले गए थे, जिसके मुताबिक तो ये इमारत पहले एक मकामी सेंटर हुआ करता था, जिसको एक बेवा औरत चलाया करती थी, जहाँ दिन में कई लड़कियाँ घरदारी, खाना पकाना और सीना पुरोना सीखती थी। इलाके में सिर्फ एक ही सेंटर होने की वजह से काफ़ी चलता था और अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, लेकिन किसी ने हसद में आकर इस सेंटर में आग लगवा दी। अपनी सालों की मेहनत को जलता देखकर उस औरत को काफ़ी गहरा सदमा हुआ था। फिर बाद में उसको पता चल गया था कि इस सेंटर को उसके छोटे भाई ने ही जलाया था। गुस्से में उस बेवा औरत ने धोखे से अपने भाई को इसी सेंटर में बुलाकर कत्ल कर दिया था और फिर खुद भी कुछ अरसे बाद हार्ट अटैक के बायस ये दुनिया छोड़ गई थी। लेकिन अब लोगों का कहना था, रात को इस इमारत में से अजीब व गरीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे उस औरत का भाई मंगू गाना गा रहा हो या कभी रो रहा हो। इसीलिए लोगों पर एक खौफ सा तारी था और वो सब रात को 12 बजे से पहले ही अपने घरों में चले जाते, और तो और दिन में भी कभी इस इमारत के आसपास नहीं जाते थे। कैमरामैन सलमान ने लोहे की भारी रॉड से दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला 2-3 ज़रबों में तोड़ दिया था। ज़रनूर एक छोटी ट्रे में 2 नूडल्स के बाउल रखकर लाउंज में आई थी, जहां बाजिल सोफे पर नीम दराज टीवी देख रहा था। बाजिल, रिमोट दो मुझे, उसने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा था। बच्चों यार, अभी तंग नहीं करे, मैं मूवी देख रहा हूँ। मुझे भी तो ड्रामा देखना है। तो आप अपने कमरे में देखिए ना, मेरे रूम की स्क्रीन ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है, ऑन ही नहीं हो रही, उसने एक बाउल बाजिल को पकड़ाते हुए कहा था। लेकिन बच्चों, ये मूवी मुझे बेहद पसंद है और आज तो इतने दिनों बाद लगी है, प्लीज़ देखने दीजिए ना, वो मासूमियत से बोला था। अच्छा जाओ, तुम मेरे लैपटॉप में देख लो, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा था। हैं, सच्ची? मैं देख लूँ लैपटॉप में? वो खुशी से बोला था। हाँ जाओ देख लो, लेकिन सिर्फ ये मूवी, इसके अलावा और कुछ नहीं, समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गया। वो रिमोट ज़रनूर को देते हुए अपना नूडल्स का बाउल उठाकर उसके कमरे की जाने भागा था। बाजिल के पास खुद का लैपटॉप या मोबाइल नहीं था।
और ऐसा कभी शाज़ो नादिर ही होता था कि ज़रनूर उसको अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने दे। बाहर से वो इमारत जितनी खस्ता हाल दिखती थी, अंदर से उसकी हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब थी। वो लोग एक बड़े से हॉल कमरे में खड़े थे, जहाँ जा बजा कचरा, धूल मिट्टी, जला हुआ फर्नीचर, टूटे हुए दरवाजे, खिड़कियाँ, रंग उड़ी दीवारें और हर जगह लटकते मकड़ी के जाले थे। उस बाबा ने क्या कहा था कि कितने साल पुरानी इमारत है ये? तैमूर ने कैमरा सेट करते फहद से पूछा था। यही कोई 10-15 साल पुरानी? तो मतलब इतने अरसे से उस औरत का भाई मंगू यहाँ पर रह रहा है और उस सुस्त आदमी से इतना नहीं होता कि यहाँ की सफाई ही कर लिया करे। तैमूर ने नापसंदीदगी से इर्द गिर्द फैली गंदगी को देखा था। ओए ये क्या बोल रहा है? अभी मंगू की रूह आकर तेरा काम तमाम कर देगी। रियाज ने उसको घुरका था। क्या तुम लोग तैयार हो? मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ? सलमान ने उन तीनों से पूछा था। हाँ ठीक है। हेल्पर जाजिम ने उनकी शर्ट्स पे माइक लगा दिए थे। रियाज अपने बाल ठीक करता कैमरे के सामने खड़ा हो गया था। स्टार्ट, उसने फहद और सलमान से पूछा था। फहद उसके साइड पोस्ट पर खड़ा था और सलमान उसके सामने था। हाँ, उन दोनों ने उसको इशारा करके कैमरा ऑन कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वो क्या है? सॉरी, कोई तो है कि टीम के साथ मैं आपका होस्ट रियाज चौधरी और ये है मेरे साथ तैमूर हमदान। रियाज ने अपने साथ खड़े तैमूर की तरफ इशारा किया था, जिसने सर तक हाथ ले जाकर सलाम किया था। ओए हैदर यहाँ आ, उसने दबी आवाज़ में हैदर को बुलाया था, जो हाथ की पुश्त से दीवारें बजा बजा कर चेक कर रहा था। और वो है हमारे साथ हैदर अली। फहद ने कैमरा घुमाकर हैदर को फोकस किया था। वो तैमूर और रियाज के बीच में आकर खड़ा हो गया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? इस कमीने ने मेरा आधा तारुफ करवाया है। ये हमेशा मेरा एक नाम खा जाता है। खैर मैं बताता हूँ, मेरा पूरा नाम है हमज़ा हैदर अली। आप सोच रहे होंगे कि बाकी के दोनों कहाँ पर हैं, तो परेशान ना हो क्योंकि ये तीनों नाम मेरे ही हैं। वो क्या है ना, अम्मी मेरा नाम हमज़ा रखना चाहती थी, अबू हैदर और दादा अली, इसलिए ये तीनों नाम ही मेरे हैं और मुझे बेहद पसंद भी हैं। अब आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं इन तीनों नामों के अलावा भी। और हाँ, अपना सरनेम तो मैंने आपको बताया ही नहीं। मेरा सरनेम। तैमूर ने ज़ोर से उसको कोहनी मारी थी। चुप कर जा, तेरा रिश्ता लेकर नहीं आए हम यहाँ पर। उसने हैदर को घूरा था। क्या हो गया है यार तुम दोनों को? रिकॉर्डिंग हो रही है। रियाज ने उन दोनों को कहा था। कोई मसला नहीं है, ये प्रोग्राम अभी लाइव नहीं जा रहा, मैं बाद में एडिटिंग करके निकाल दूंगा, पीछे से जाजिम बोला था। चलो खैर है। जी तो नाजरीन, मैं कह रहा था, रियाज कैमरे में देखते हुए बोल रहा था, ये जगह जो आप देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं, ये इस इमारत का हॉल कमरा है, जो आज से तकरीबन 10-12 साल पहले एक मकामी सेंटर हुआ करता था। पूरी कहानी सुनाने के बाद रियाज बोला था। जी तो नाजरीन, जैसे कि मैंने कहा कि मंगू के मरने के बाद उसकी रूह आज भी यहाँ पर घूमती फिरती और गाने गाती है, ऐसा इस इलाके के लोगों का कहना है। तो हम कोशिश करेंगे कि मंगू की रूह से बात हो सके, ताकि हम उससे पूछ सकें जो बातें उसके बारे में मशहूर हैं, वो वाकई में सच है या सिर्फ एक अफवाह है। अभी रियाज कुछ और कहने ही वाला था कि पीछे से एक शोर बुलंद हुआ था, जैसे किसी ने कोई भारी सी चीज़ नीचे फर्श पर मारी हो। क्या है वहाँ? वो सब सीढ़ियों की जाने भागे थे। कोई कैमरा मेरी तरफ करो, हैदर ने सलमान से कहा था, जबकि फहद वहाँ पड़े एक लकड़ी के तख्ते को कवरेज कर रहा था। देखा अपने नाजरीन, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे थे। मंगू की रूह यहाँ सच में है और उसने अभी अभी हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। आइए हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं। हैदर कैमरे में देखता अपने लहजे को पुरस्कार बनाता जोश से बोल रहा था। रियाज ने अपने बैग से घोस्ट मीटर निकाल लिया था, जो ओवल शेप का छोटा सा था। देखिए दोस्तों, अब मैं इस मीटर को ऑन करने लगा हूँ। अब हम यहाँ मंगू की रूह से कुछ सवालात पूछेंगे और रियाज पहले मंगू को बता तो दे कि येस और नो के लिए कौन सा बटन प्रेस करना है। हैदर रियाज के कान में घुसकर बोला था। अरे हाँ, वही कैमरा बंद करो 1 मिनट के लिए। चलो रहने दो, तुम एडिट करके निकाल देना। हाँ तो भाई मंगू, पहले मेरी बात सुनो। रियाज छत की तरफ मुंह करके बोला था। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उसका जवाब यस में देना हो तो ये ग्रीन वाला बटन प्रेस करना, और अगर नो में देना हो तो ये रेड वाला। ठीक है, समझ गए ना? अब हमारा काम ना ख़राब कर देना।
बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देना। अबे साले, तू ऊपर देखकर क्यों बोल रहा है? मंगू, क्या तुझे पंखे पर बैठा नजर आ रहा है? हैदर ने रियाज के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहा था। ओए हटा इसको मेरे मुंह पर से। मैं तो इसलिए ऊपर देखकर बोल रहा हूँ कि ये जो रूहें होती हैं ना, ये ज़मीन पर नहीं चलती बल्कि हवा में उड़ती रहती हैं, इसलिए। रियाज ने कहते हुए अपना घोस्ट मीटर उस लकड़ी के तख्ते के करीब कर दिया था। जी तो नाजरीन, देखा आपने, कुछ देर पहले जो शोर बुलंद हुआ था, मेरा ख्याल है कि वो इसी तख्ते का था, क्योंकि आवाज़ यहीं से आई थी और यहाँ पर इससे ज़्यादा भारी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। हम मंगू से, सॉरी, उसकी रूह से बात करने की कोशिश करते हैं। मंगू साहब, क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? उन सब की नज़रें उस घोस्ट मीटर पर थीं जिसको रियाज पकड़े खड़ा था। मंगू साहब, हम आपसे मुखातिब हैं, क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? अगर हैं तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। अब एक गधे, एहसास तो उसने दिला दिया है, इसको बोल आंसर दे, आंसर। जी मंगू साहब, हमें आंसर दीजिए, क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? मीटर बिल्कुल खामोश था, ना उसमें से रेड लाइट जली और ना ही ग्रीन। मुझे तो लगता है इसको ये मीटर इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, जब भी तो जवाब नहीं दे रहा। तैमूर ने अपना ख्याल जाहिर किया था। रियाज, मुझे दे ये मीटर, हैदर ने कहते हुए रियाज से वो मीटर लिया था। देख भाई मांगू। अबे मांगू नहीं है, मंगू है, मंगू, रियाज ने उसको कहा था। अच्छा तो भाई मांगू। अबे फिर मांगू, बोल तो रहा हूँ कि मंगू है उसका नाम, मंगू। रियाज अपनी बात पर जोर देकर बोला था। अबे भाई, मुझसे नहीं लिया जाता इसका नाम। ओए मांगलू टांगलू, जो भी है तू, गौर से सुन मेरी बात, दोबारा नहीं बताऊंगा। ये जो रेड बटन है, हाँ ये छोटा सा, ये रूहों का तो कोई वजूद ही नहीं होता, ये तो हवा में होती हैं। इसका हाथ तो इस मीटर से आर पार हो रहा होगा, जब भी तो वो बेचारा जवाब नहीं दे पा रहा। हैदर उन सबको देखता बोल रहा था। बात तो ठीक है, लेकिन यार फिर इसने इतना भारी तख्ता कैसे उठा लिया, ये भी तो सोचने की बात है ना, फहद ने कहा था। चलो ये तो हम इससे ज़रूर पूछेंगे। रियाज ने दूसरा मीटर अपने बैग से निकाला था। जब ही सामने दीवार पर लगी पेंटिंग का जायज़ा लेते तैमूर को एक झटका लगा था और वो मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा। तैमूर! वो सब चीखते उसकी तरफ भागे थे। सलमान और फहद ने अपने कैमरे उसकी तरफ कर दिए थे। इंसान बन जा मंगू, तेरा और मेरा मजाक ही क्या, जो तूने मुझे धक्का दे दिया। दोबारा ऐसी हरकत मत करियो। वो गुस्से से बोलता अपने कपड़े झाड़ता उठ खड़ा हुआ। देखा नाजरीन आपने, अभी अभी मंगू की रूह ने हमारे साथी को जान से मारने की कोशिश की है, उस पर कातिलाना हमला करके। हैदर सलमान के साथ खड़ा बोल रहा था। हाँ तो तैमूर, कैसा लगा तुम्हें? मेरा मतलब है कि कैसा महसूस हुआ तुमको जब उसने तुम्हें धक्का दिया? क्या उसने तुमको हाथों से धक्का दिया? हैदर तैमूर को देखता सख्ती से पूछ रहा था, जिसने फ़ौरन से अपने तासुरात बदल लिए थे। मैं तो यहाँ पर खड़ा इस पेंटिंग को देख रहा था, जब ही किसी ने मुझे ज़ोर से पीछे से धक्का दिया, लेकिन उस वक्त तो मेरे पीछे कोई नहीं था। तैमूर इस तरह बोल रहा था कि जैसे उसकी समझ में ना आया हो कि उसके साथ हुआ क्या है। यार तुम लोग ठीक से करो ना, साफ लग रहा है कि एक्टिंग कर रहे हो, थोड़े नेचुरल एक्सप्रेशंस दो, जासिम नाराज़गी से बोला था। अच्छा ठीक है, हैदर और तैमूर तुम दोनों सलमान के साथ इस कमरे में जाओ, मैं फहद के साथ यहीं रुकता हूँ, रियाज ने बारी बारी कहा था। यार ये तो 3 मंजिला इमारत है, ऊपर नहीं जाएंगी क्या? हैदर ने पूछा था। नहीं, लास्ट में सिर्फ सीढ़ियों की कवरेज करेंगे, ऊपर जाना रिस्की हो सकता है, क्या पता ऊपर मंगू अपना पूरा ख़ानदान आबाद किए बैठा हो। जासिम ने मना कर दिया था। रियाज अपना मीटर लेकर उस पेंटिंग के पास पहुंच गया था और उस पर टॉर्च की रोशनी डालकर देखा था, जिसमें देखने लायक कुछ नहीं था, सिर्फ एक लड़की के चेहरे का स्केच था। सारी तस्वीर बेरंग थी, आंसुओं का रंग गहरा सुर्ख था। रियाज गौर से उस तस्वीर को देख रहा था, जब ही एक छोटा सा कैंडल स्टैंड आकर टक करके उसके सर पर लगा था। उसकी चीख बुलंद हुई थी। वो हल्के से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई थी और आहिस्ता से चलती उसके बेड के पास आई थी, जहाँ वो सर तक ब्लैंकेट ओढ़े बेखबर सो रहा था। मनाहिल ने उसके चेहरे पर से ब्लैंकेट हटाया था। हारिस, हारिस, वो उसको आवाज़ें दे रही थी, लेकिन वो शायद गहरी नींद में था। ये इतनी जल्दी सोता तो नहीं है, फिर आज कैसे सो गया?
मनाहिल ने साइड टेबल पर पड़े पानी के ग्लास में थोड़ा सा पानी लेकर चंद छींटे उसके मुंह पर मारे थे, लेकिन वो तब भी नहीं उठा था। बस हल्का सा कसमसाकर करवट बदल कर सो गया था। ढीठ कहीं का। उसने सोते हुए हारिस को घूरा था, फिर अपना चेहरा उसके कान के करीब ले जाकर हल्की आवाज़ से चीखी थी ताकि आवाज़ कमरे से बाहर ना जाए। हारिस उठो। कौन है? कौन है भाई? वो हड़बड़ाकर उठा था। चुप करो बंदर, मैं हूँ मनाहिल। उसने हारिस के मुंह पर हाथ रखकर उसको चीखने से रोका था। वो हैरत से आंखें फैलाए उसको देख रहा था। यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? वो उसका हाथ अपने होठों से हटाते हुए हैरत से बोला था। मेरे साथ चलो तुम। कहाँ पर चलूँ? मैं तुम्हें समंदर में फेंकने जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। वो उसको घूरते हुए बोली थी, जो उसको हैरत से आंखें फाड़े देख रहा था। पागल हो गया है हारिस, तू पागल। सुबह शाम इस भूतनी को देखता रहता है। अब तो वो तुझे नींदों में भी यहाँ पर नाचती हुई नजर आ रही है। सो जा हारिस, सो जा। वो खुद से कहता दोबारा से ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट गया था। उफ! मनाहिल ने अपने सर पर हाथ मारा था और फिर से उसका ब्लैंकेट खींचा था। उठ जाओ हारिस, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे, मैं सच में यहाँ पर खड़ी हूँ। मनाहिल ने उसके गाल थपथपाए थे। इस भूतनी को भी चैन नहीं है। पहले जीना हराम किया हुआ था, अब नींदें भी हराम कर दी। खुद तो वहाँ पर आराम से सो रही होगी और यहाँ उसका भूत मेरी नींद खराब करने पर तुला है। हारिस नींद में भी बड़बड़ा रहा था। तब मनाहिल ने गुस्से में जोर से उसके बाल खींचे थे, जिससे वो चीख पड़ा था। उसने जल्दी से हारिस के मुंह पर दोबारा से हाथ रखा था। आवाज़ बंद करो अपनी, गला दबा दूंगी मैं तुम्हारा अगर दोबारा चीखे तो। वो उसको तेज़ नज़रों से घूरती हुई बोली थी। तब हारिस ने अपनी आंखें रगड़ कर उसको देखा था, जो वाकई में उसके ऊपर झुकी हुई थी। क्या हुआ है मनाहिल, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो हैरत से बोला था। मनाहिल ने अपना हाथ हटा लिया था। मुझे नींद नहीं आ रही, आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है और जब तक नहीं खाऊंगी मुझे नींद नहीं आने वाली, इसलिए मेरे साथ चलो और खिलाकर लाओ मुझे आइसक्रीम। हारिस ने पहले घड़ी को देखा था और फिर उसको। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? रात का 1:30 बज रहा है और तुमको आइसक्रीम खाने जाना है? वो हैरत से चीख पड़ा था। ओफो, आहिस्ता बोलो, अभी सब जमा हो जाएंगे यहाँ पर। जाओ जाओ, जाकर सो जाओ, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। इतनी रात को आइसक्रीम खाने जाना है, पागल ना हो तो। ये पागल किसको बोल रहे हो तुम? आइसक्रीम क्या पागल खाते हैं? हाँ तो इतनी रात को कोई पागल ही होगा जो आइसक्रीम खाने जाएगा। हारिस मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस आइसक्रीम खानी है, लेकर चलो मुझे। मनाहिल जाकर सो जाओ, तंग मत करो, ये कोई वक्त नहीं है आइसक्रीम खाने का। जाओ अपने कमरे में। वो दोनों हाथ अपनी कमर पर जमा कर खड़ी थी। तुम चल रहे हो मेरे साथ? नहीं जा रहा, क्या कर लोगी अब? सीरियसली हारिस, तुम मुझसे जिद कर रहे हो? या अल्लाह, मैं क्या करूं इस जिद्दी चुड़ैल का। न जाने कौन बैठा होगा तुम्हारे लिए इस वक्त अपना आइसक्रीम पार्लर खोलकर। हारिस उसको घूरते हुए ब्लैंकेट हटाकर उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि जानता था कि उससे जिद करना फजूल है। अब ये जब तक आइसक्रीम नहीं खाएगी इसको चैन नहीं आएगा और ना ही उसको चैन से सोने देगी। उसने नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए थे कि उसका फ़ोन बजने लगा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि जानती थी कि किसका फ़ोन होगा। उसने इत्मीनान से दुआ मांगकर और जाए नमाज तय करके अलमारी में रखी थी और दुपट्टा उतार कर गले में डालते बेड पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया था, जो बदस्तूर बजे जा रहा था। उसने नफ़ी में सर हिलाते गहरी सांस लेकर यस किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मोहतरमा? अशर की चहकती हुई आवाज़ आई थी। हद है अशर, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो फ़ोन करके तंग करते रहते हो और फिर जब तक नहीं उठाओ तुम बंद ही नहीं करते। वो नाराज़गी से बोली थी। यार मैंने तो बस तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हें पता है कि सुबह से तुम कितनी बार मेरी खैरियत पूछ चुके हो? बार बार कहाँ करता हूँ फ़ोन, सिर्फ अभी तो किया है। सिर्फ अभी? वो चीखी थी। सुबह से कोई 10-12 फ़ोन कर चुके हो तुम, सिर्फ खैरियत पूछने के लिए। ओहो मैडम, सारा हिसाब किताब रखा हुआ है। वो हंसा था। जाहिर है अब 1 घंटे में मुझे तुम्हारी 3 से 4 कॉल रिसीव करना पड़ेंगी, तो हिसाब खुद ही पता चल जाएगा। एक तो तुम लड़कियां किसी भी हाल में खुश नहीं होती, कॉल करो तो मसला, ना करो तो मसला। खुश हो जाओ, अब मैं तुम्हें कल से 1 कॉल भी नहीं करूँगा। वो खुफकी से बोला था।
ओ हेलो, ऐसे कैसे कॉल नहीं करोगे? तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए अब मैं नहीं करूँगा। भाई मेरा वो मतलब थोड़ा ही था, वो जल्दी से बोली थी। अगर मैं तुमको अब अच्छा नहीं लगता लाइबा तो साफ साफ कह दो, अशर ने रोठे अंदाज में बोला था। ये कैसी फजूल बात कर रहे हो अशर? तुम्हें मेरा कॉल करना अच्छा नहीं लगता, मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है, हम इस रिश्ते को यहीं पर। अशर, उसकी बात पूरी होने से पहले ही लाइबा चीख गई थी। अशर तुम गलत समझ रहे हो। वो बेचैन हो गई थी। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा, साफ कह दो तुम बेजार हो चुकी हो मुझसे। वो जानबूझकर उसे तंग करने लगा था। अशर प्लीज़, आई एम वेरी सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये रिश्ता हम दोनों की मर्ज़ी से कायम हुआ है। जी नहीं, ये रिश्ता सिर्फ मेरी मर्ज़ी से कायम हुआ था, तुम तो राज़ी ही नहीं थी मंगनी करने पर। हाँ तो इसीलिए ना कि पहले मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएं। बहाने मत बनाओ लाइबा। प्लीज़ अशर, यकीन करो मेरी बात का। मैं सिर्फ तुम्हें तंग कर रही थी, तुम्हें हर्ट करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है, मैंने कर लिया तुम्हारी बात का यकीन, अब बंद कर रहा हूँ मैं फ़ोन। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। बोलो, कहीं लंच पर चलें? वो सिर्फ उसका मूड ठीक करने के लिए बोली थी। हाँ ठीक है, तुम 5 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं कब से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। हैं? वो चौंकी थी। तुम मेरे घर के बाहर खड़े हो? वो हैरत से बोली थी। जी मोहतरमा, अगर यकीन नहीं आता तो ज़रा खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांकिए। लाइबा ने जल्दी से खिड़की के पास आकर पर्दा हटाकर नीचे देखा, जहां अशर वाकई में अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ के साथ टेक लगाकर, आंखों पर डार्क ग्लासेस लगाए, नेवी ब्लू शलवार कमीज पहने खड़ा था। लाइबा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया था। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें इसीलिए तो फ़ोन किया था, लेकिन तुम्हारी शिकायतें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। तो क्या इतनी देर से तुम मजाक कर रहे थे? उसने अशर को घूरते हुए खींचकर पर्दे बराबर कर दिए थे। और नहीं तो क्या, वो हंसा था। ठीक है फिर, अकेले ही जाओ तुम लंच पर, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ, वो नाराज़गी से बोली थी। ओके डियर, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, अशर ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। बदतमीज़। लाइबा फ़ोन को घूरने के बाद अलमारी खोलकर ड्रेस सिलेक्ट करने लगी थी। अबे पागल आदमी, तू मुझसे ही कुछ सबक सीख लेता। इस घटिया पेंटिंग को देखने पर इस मंगू टंगू ने मुझे धक्का दिया, फिर तू क्या चीज़ है? रियाज अपना सर पकड़े खड़ा था, कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लग गई थी उसके। वो सभी उसको घेरे खड़े थे। यार मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि जब 10 साल पहले ये औरत जली थी तो तकरीबन सभी कुछ जलकर तबाह हो गया था, लेकिन ये पेंटिंग बिल्कुल सही कैसे है? ना इस पर किसी किस्म की कोई गर्द मिट्टी है और ना ही जाले। ये बात समझ में नहीं आ रही मेरे, उसने सर सहलाते हुए कहा था। ए कैमरा ऑन करो, हैदर ने सलमान और फहद से कहा था। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और ये देखिए हमारे इस मासूम और निहत्ते साथी रियाज पर अभी कुछ देर पहले मंगू ने अटैक किया है। हमारा यहाँ आना शायद उसको पसंद नहीं आया, और अगर पसंद नहीं आया तो हम क्या करें? हमें भी तो अपना काम करना है ना। वो एक हाथ जीन्स की जेब में डाले खड़ा बोल रहा था, जब ही उसके दूसरे हाथ में पकड़ा मीटर बजने लगा था। वो चौंका था। वो बाकी सब भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। देखिए नाजरीन, यहाँ हमें रीडिंग मिलना शुरू हो गई है। ये मीटर आवाज़ करने लगा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई है। अब वो मंगू ही है या कोई और, ये तो हम इसी से पूछेंगे। ए हेलो, कौन है यहाँ पर? क्या तुम मंगू हो? हमें जवाब दो। ए गूंगे बहरे, सुनाई नहीं दे रहा? तुझसे बात कर रहा हूँ मैं। कौन है यहाँ पर? देखो, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई छुपन छुपाई खेलने नहीं आए, जवाब दो जल्दी। क्या मंगू हो तुम? अबे क्यों डांट रहा है उसको? नाराज़ हो जाएगा वो। तैमूर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको शांत किया था। तो और क्या करूं? इतनी देर से हम यहाँ उसको ढूंढ रहे हैं और इसके ड्रामे ही ख़त्म नहीं हो रहे। हैदर नाराज़गी से बोला था। अच्छा चल, इस कमरे में चलते हैं, शायद वहाँ कोई रीडिंग मिल जाए। यहाँ पर क्यों जवाब नहीं दे रहा? छोड़ना हैदर, उसका घर है, उसकी मर्जी, चल आ जा। तैमूर ने उसको साथ ले जाना चाहा था। नहीं, तू रियाज के साथ रुक, मैं अकेला जाऊँगा सलमान के साथ। पागल हो गया है क्या? अगर अल्लाह ना करे ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो हम तो होंगे ना कंट्रोल करने के लिए। तो सलमान होगा ना मेरे साथ, वो तो रिकॉर्डिंग करेगा ना। छोड़ दे तैमूर। हैदर, तू जा सलमान के साथ। रियाज ने तैमूर का बाजू पकड़ लिया था।
वो दोनों दाएं जानिब एक कमरे में चले गए थे। वो बच्चा थोड़ा ही है जो तू परेशान हो रहा है, रियाज ने तैमूर से कहा था। अबे तो मुझे उस कमीने हैदर की फिक्र थोड़ा ही है। तो फिर? रियाज ने उसे नासमझी से देखा था। मुझे तो उस बेचारे मंगू टंगू का ख्याल है। अभी वो मरने के बाद रूह तो बना हुआ है, लेकिन इस हैदर से कोई बईद नहीं। ना जाने क्या कर गुजरे उसके साथ। और तुझे नहीं पता, वो हैदर मौलवी के पास गया था यहाँ आने से पहले। ना जाने पानी पर कौन कौन से दम करवा कर और कितने तावीज़ बनवा कर अपने साथ लाया है। अब तो उस मंगू का अल्लाह ही हाफिज है। मरने के बाद दोबारा से मरेगा बेचारा। ओए, तू सही बोल रहा है। जा भाई जासिम, तू उसके पास जा। वो कहीं पंगा ना ले ले उससे, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, रियाज ने जासिम से कहा था। देखिए बीबी जी, आज फिर किसी ने आपके लिए फूल भेजे हैं। वो नूडल्स खाते हुए ड्रामा देख रही थी जभी सकीना की आवाज़ पर चौंकी थी। फूल? वो बाउल टेबल पर रखकर जल्दी से उठकर सकीना के पास आई थी, जो लाउंज के दरवाजे के पास ही खड़ी थी। आज तो मैंने उस लड़की को पकड़ ही लिया था जी। आखिर को जो उसके हाथ फूल भिजवा रहा है उसका पता तो होगा ना जी। लेकिन उसने तो कुछ फूटा ही नहीं मुँह से, और मैं तो। ओफो, चुप कर जाओ सकीना। कोरियर वालों को थोड़ी ना पता होता है कि कौन किसको क्या भिजवा रहा है। इनका काम तो बस एक से चीज़ लेकर दूसरे बंदे तक पहुंचाना होता है। हैं? क्या मतलब बीबी जी? सकीना ने नासमझी से उसे देखा था। अरे भाई, तुम्हारे समझने की बात नहीं है। तुम जाओ, अपना काम करो। जरनूर ने उसके हाथ से बुके ले लिया था। ठीक है जी, वो बोलती हुई चली गई थी। गुलाब के फूलों में से भीनी भीनी सी खुशबू उठ रही थी। जरनूर ने फूलों को उलट पलट कर देखा था, जभी उसमें से एक गुलाबी रंग का छोटा सा कार्ड नीचे गिरा था। उसने चौंक कर एक हाथ से बुके पकड़ा और दूसरे हाथ से झुककर वो कार्ड उठाकर देखा था, जिस पर बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में एक तहरीर लिखी थी। उसने हैरत से उस कार्ड को पढ़ा था, दोबारा और फिर सहबारा। उसने बार बार उस कार्ड को पढ़ा था कि शायद उसको पढ़ने में कोई गलती हो रही है, लेकिन उसमें वही लिखा था जिसको वो समझना नहीं चाह रही थी। उसके हाथ से बुके नीचे गिर गया था। ये क्या है? उसका वजूद ज़लज़लों की जद में आ गया था। आंखों में गोया चिंगारियां से निकल रही थी। वो तेज़ी से अपने कमरे की जाने बढ़ी थी। चारों तरफ उसकी मतलाशी नज़रें अपने फ़ोन को ढूंढ रही थीं। जब भी उसको बेड की साइड टेबल पर लैम्प के साथ रखा अपना फ़ोन नज़र आ गया था। उसने जल्दी से जाकर अपना फ़ोन उठाया था। उसके हाथ कांपने लगे थे। गम और गुस्से से उसका बुरा हाल हो रहा था। सेव कॉन्टैक्ट्स में जाकर उसने कल वाला इंटरनेशनल नंबर डायल किया था। गहरी सांसें लेकर वो अंदर उठती गुस्से की लहरों को दबा रही थी। 2 बेल जाने के बाद वहाँ से कॉल काट दी गई थी। उसने फिर से डायल किया था, जो दोबारा से काट दी गई थी। वो बार बार उसी नंबर पर कॉल लगा रही थी, लेकिन हर बार वहाँ से कॉल काट दी जाती। उसने गुस्से में दीवार पर मोबाइल मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि वो बजने लगा था। उसी नंबर से कॉल थी। उसने यस का बटन दबाया था। मेरे ख्याल से बुके मौसूल हो चुका है आपको। अरमान की खूबसूरत सी आवाज़ स्पीकर से आई थी। बकवास बंद करो अपनी, और अगर ये तुमने मजाक किया है ना मेरे साथ, तो मैं बता दूँ तुम्हें कि बहुत ही घटिया तरीन मजाक है। उसकी आवाज़ सुनकर वो चीखी थी। क्या कहा? मजाक? नहीं भाई, तुम्हारा और मेरा मजाक ही क्या। तुमने मुझसे हमारा रिश्ता पूछा था तो मैंने बता दिया। झूठ मत बोलो। आज तक हम दोनों एक दूसरे से मिले तक नहीं, एक दूसरे को देखा तक नहीं, बात तक नहीं हुई। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि हमारे बीच ये रिश्ता भी हो सकता है? इसीलिए मैंने कहा था तुमसे कि एक बार अपने पेरेंट्स से पूछ लो। देखो, मेरी बात सुनो, तुम मजाक कर रहे हो ना? उसको अभी भी मुबहम सी उम्मीद थी कि शायद वो उसे ऐसे ही तंग कर रहा हो, उससे झूठ बोल रहा हो। मैं झूठ क्यों बोलूँगा तुमसे? जो सच है मैंने वही बताया है तुम्हें। और रही बात ये कि हम आज तक नहीं मिले, तो ये गलत है। हम एक नहीं कई दफ़ा एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब अगर तुम अपने जहन पर जोर दो तो तुम्हें याद आ जाएगा। लेकिन तुम तो इटली में रहते हो ना, तो तुम क्या समझती हो कि इटली में रहने वाले कभी पाकिस्तान नहीं आ सकते? मेरी बला से तुम इटली में रहो या जहन्नुम में, बस मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही कॉल करना। उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था। वो इश्तियाल अंगेज़ अंदाज में उस छोटे से गुलाबी कार्ड को देख रही थी। जब भी मैसेज टोन बजी थी, उसने देखा तो उसी नंबर से मैसेज था। मैं अब कॉल नहीं करूँगा,
बल्कि खुद मिलने आऊँगा। भाड़ में जाओ तुम। उसने खींचकर अपना मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर मारा था, जिससे उसका शीशा चकनाचूर हो गया था। एक शोर सा बुलंद हुआ था। उसकी आंखों से आंसू की ललियां सी जारी हो गई थी। उसे अरमान के नाम पर ज़ारा बुखारी का चौंकना और फिर रोना याद आया था, और वो रोते हुए बेड से टेक लगाकर नीचे कारपेट पर बैठ गई थी। अहमद, वो सर घुटनों में देकर बेतहाशा रोने लगी थी। कमीने 2 दिन का कहकर गया था और अब पूरा हफ्ता होने को आया है, अब तक शक्ल नहीं दिखाई तूने। वो अपने कमरे की टेरेस पर एक हाथ रेलिंग पर जमाए, दूसरे हाथ से फ़ोन कान से लगाए थोड़ा सा झुका खड़ा नीचे देख रहा था, जहां लॉन में मनाहिल पाइप से पौधों को पानी दे रही थी। उसके गुस्से से बोलने पर वो हंसा था। सच में हारिस, कभी कभी तो मुझे अपना दोस्त कम और महबूबा ज़्यादा लगता है। मोहब्बत तो मैं तुझसे वैसे ही करता हूँ। तेरी इन्हीं हरकतों ने हम दोनों को बदनाम किया हुआ है, वो भी महसूस हुआ था। खैर ये बता कि कब तक वापस आएगा? यहाँ सब उदास बैठे हैं तेरे लिए कि न जाने अहमद कहाँ गायब हो गया, और कुछ लोगों का तो बहुत ही बुरा हाल है। बेटा मैं सब समझ रहा हूँ कि ये तू कुछ लोगों किसे बोल रहा है। जानकर अनजान बनने की आदत गई नहीं ना तेरी। हारिस भी हंसा था। कभी कभी ये आदत मुझे बहुत फ़ायदा दे जाती है। खैर ये बता, दुल्हन मान गई तेरी? नहीं भाई, उसने कहाँ इतने आराम से मान जाना है। मैंने तो डर के मारे उससे अभी तक बात भी नहीं की कि कहीं गुस्से में वो मुझे चांद पर ही ना पहुंचा दे। हारिस ने हंसते हुए मनाहिल को देखा था, जो लॉन के प्रिंटेड सूट में बालों का जूड़ा बनाए खड़ी अब माली पर बरस रही थी। तूने क्या फिर सारी ज़िंदगी कवारा ही रहना है? नहीं यार, मुझे कवारा मरने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन इस ज़िद्दी शहज़ादी को मुझे उसके अंदाज में हैंडल करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे कुछ टाइम तो लगेगा ना। खैर अब तू ही अपनी शादी की बिरयानी खिला दे। थोड़ा सा सब्र कर, तुझे अच्छी वाली बिरयानी खिलाऊंगा। अहमद ने हंसते हुए सिगरेट का एक गहरा कश लिया था। सुधर जा अहमद, तुझे कितनी दफ़ा कहा है कि छोड़ दे ये गंदी आदत, लेकिन तेरी कुछ समझ में ही नहीं आता। लगता है तेरी रिपोर्ट करना पड़ेगी मुझे अब। किससे करेगा? उसने एक और कश लिया था, उसी ग्रीन आंखों वाली बिल्ली से। वही सबक सिखाएगी तुझे। ओ नो, मैं तो डर गया। ये ले, मैंने फेंक दी सिगरेट। उसने सच में सिगरेट ऐश ट्रे में मसल दी थी। बेटा, उसको पहले से ही तुझसे इतनी सारी शिकायतें हैं, सारे बदले एक साथ ही लेगी वो तुझसे। हारिस ने हंसते हुए कहा था। मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो भी हंसा था। अल्लाह अल्लाह, इतनी मोहब्बत। मोहब्बत नहीं, इसे कुछ और कहते हैं। हाँ हाँ कमीने, मुझे समझ में आ गया। ISHQ वाला इश्क इश्क कहते हैं। हारिस के कहने पर उसने कहकहा लगाया था। तू इतनी समझदारी वाली बातें कैसे कर लेता है हारिस? अरे भाई, हमें भी इस इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी बड़े काम के थे। उसने हंसते हुए कहा था। ओके आशिक साहब, अब कुछ टाइम अपनी महबूबा को भी दीजिए और हमारी जान बख्शी कीजिए, ताकि हम भी कुछ देर वहाँ दुआ सलाम कर सके। एक दफ़ा फ़ोन करके तो तेरा दिल भरता नहीं है। जा कर ले फ़ोन, तू भी क्या याद करेगा। सच में हारिस, बहुत कमीना है तू। वो हंसने लगा था। ये तो मुझे पता है, तू और कुछ बता। कुछ और तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, वो भी तफसील से। अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। चल ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद तो मुझे यहीं पर नज़र आना चाहिए। 2 दिन बाद क्यों? मैं तुझे कल ही नज़र आ जाऊँगा। चल, खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। हारिस ने भी कॉल काट दी थी और रेलिंग छोड़कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था, क्योंकि नीचे लॉन में से मनाहिल शायद अंदर जा चुकी थी, तो अब हारिस का वहाँ खड़े होने का कोई मतलब नहीं था। अरे भाई, क्या कर रहे हो तुम? सलमान ने नासमझी से हैदर को देखा था, जो दीवार से कान लगाकर खड़ा था। चुप करो मेरे भाई, वो मंगू दीवार में थोड़ी ना घुसकर बैठा होगा। हैदर ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया था। मुझे लगता है कि इस दीवार के पार दूसरी दुनिया है, वो पुरस्रार अंदाज में बोला था, जबकि सलमान हक्का बक्का खड़ा रह गया था। दूसरी दुनिया? क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? उसको हैदर कुछ खिसका हुआ लगा था। क्यों? मंगू मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो सकता है, तो क्या दूसरी दुनिया नहीं हो सकती? लेकिन इस दीवार के पार? तुम्हें लगता है कि इस दीवार के पार दूसरी दुनिया नहीं है? हैदर ने सलमान से पूछा था। हाँ बिल्कुल यही लगता है मुझे भी यही लगता है। बल्कि लगता क्या है,
मुझे पता है कि इस दीवार के पार कोई दूसरी दुनिया मुनिया नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कमरा है। लेकिन हमें देखने वालों को तो नहीं पता ना। क्या मतलब? उनको तो वही सच लगेगा ना जो हम बताएंगे। उन लोगों ने कौन सा यहाँ आकर छानबीन कर लेनी है। ओह अच्छा, फिर ठीक है, अब मैं समझ गया। उसने सर इस बात में हिलाया था। समझ गए ना? तो चलो अब जल्दी से कैमरा ऑन करो। जी तो मेरे दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले जब मैं इस दीवार से कान लगाकर खड़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे इस दीवार में से कुछ अजीब व गरीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जैसे कि मैं कैसे बताऊं? 1 मिनट सोचने दीजिए। हाँ, आपने टॉम एंड जेरी तो देखे ही होंगे, बल्कि ज़रूर देखे होंगे। तो जब जेरी टॉम को कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो उसकी कैसे चीख निकलती है, आप सोचिए ज़रा। हाँ, आ गई ना याद? एग्जैक्टली वैसी ही आवाज़ मुझे इस दीवार से सुनाई दे रही है। और न जाने कैसी अजीब सी कशिश है जो मुझे अपनी जानिब खींच रही थी। और ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि जब हम ब्रेक पर गए थे तो मैं ऐसे ही इस दीवार को चेक कर रहा था और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस दीवार ने मेरा आधा हाथ खा लिया। सच में आधा हाथ खा लिया था मेरा। मतलब जब मैंने दीवार पर हाथ रखा तो वो अंदर चला गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो, जिस्म को सुन कर देने वाली ठंड। और जब मैंने हाथ बाहर निकाला तो वो नीला पड़ने लगा था और फिर खुद ही ठीक हो गया। और जो उसका घोस्ट मीटर फिर से बजने लगा था। उसने जल्दी से उसको अपने सामने किया था। ए, कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम? क्या मंगू हो? खाली कमरे में हैदर की आवाज़ गूंज रही थी। जब ही मीटर का ग्रीन बटन खुद ब खुद दबा था, हैदर चौंक गया था। उसने मीटर को दीवार के साथ रखे एक स्टूल पर रख दिया था। क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? इस दफ़ा भी ग्रीन बटन दबा था। ओह, तो इसका मतलब है कि अकेले ही रहते हो। तो यार किसी को अपने साथ रख लो। तुम अकेले ही इस इतनी बड़ी इमारत में चकराते फिरते हो। कोई साथ होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर ये बताओ, क्या तुमने ही इस इमारत में आग लगवाई थी? इस बार रेड बटन दबा था। मतलब कि नहीं। हैदर मीटर को ताज्जुब से देखने के बाद कैमरे की जानिब घूमा था। देख रहे हैं आप नाजरीन, आत्मा बनने के बाद भी झूठ बोलने से बाज नहीं आया टिंगू। अबे भाई मंगू, सलमान पीछे से बोला था। हाँ वही टिंगू, हैदर बेनियाजी से कहने के बाद दोबारा मीटर की जानिब मुतवज्जा हुआ था। मंगू मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम मंगू हो, सलमान को भी पता है कि तुम मंगू हो, लेकिन हमें देखने वाले नाजरीन को नहीं पता कि तुम मंगू हो। इसलिए तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जिससे इन सबको यकीन आ जाए। बल्कि तू ऐसा कर कि ये देख, मैंने अपना हाथ ऐसे फैलाया है, अब तू इस पर एक गर्मा गर्म बिरयानी भाप उड़ाती प्लेट ला कर रख दे। बस यही सबूत दे दे, सबको यकीन आ जाएगा तुझ पर। यार थोड़ा ख्याल करो, ये जिन है जिन, तुम्हारा कोई खोया हुआ यार थोड़ा ही है। सलमान को डर लग रहा था हैदर की हरकतों से, कहीं मंगू गुस्से में आकर उनको कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। जिन है तो क्या हुआ, अपना तो यार ही है। क्यों बे मंगू, दोस्ती करेगा मुझसे? मीटर में से ग्रीन लाइट जली थी। वो दोनों ही चौंके थे। हैदर तो मजाक में कह रहा था, उसे यकीन नहीं था कि इस सवाल पर भी कोई रिस्पॉन्स देगा। अबे देख, ये तो हाँ बोल रहा है। वाह भाई मंगू, तो बहुत अच्छा है। लेकिन तू कैसा जिन है जो एक प्लेट बिरयानी भी नहीं खिला सकता अपने दोस्त को? चल छोड़, तू मुझे कोई गाना ही सुना दे। सच में बड़ा दिल कर रहा है तेरी आवाज़ सुनने को। सुना दे यार कोई अच्छा सा। बल्कि मैं बताता हूँ कौन सा। रुक, मैं सोच कर बताता हूँ। हाँ तो सुना, डेस्पासितो। ये वाला सुना, ये मुझे बेहद पसंद है। चलो ये सुना भी दे अब, इतना भी क्या शर्माना। भाई सलमान तो अपने कान बंद कर, शायद तुझसे ही शर्मा रहा हो। अब तो सुना दे मंगू। हैदर ने 2 मिनट इंतज़ार किया था, लेकिन ना तो कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही किसी किस्म की आहट हुई। तू तो भाई बहुत ही ढीठ है मंगू, ना तो मुझे गाना सुना रहा है, ना ही बिरयानी खिला रहा है। तू तो किसी काम का ही नहीं। और तूने तो अभी तक अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई मुझे। बल्कि रहने दे, तू मुझे अपनी शक्ल दिखाना भी मत। 10 साल से तू इस इमारत में गंदा संदा घूम रहा होगा, न जाने कितना खौफनाक हो गया होगा। वैसे एक बात तो बता, मैंने सुना है कि ये जो आत्माएं होती हैं ये अपने साथ मोमबत्ती लेकर घूमती हैं। तो तुम लोगों के पास रोज़ रोज़ मोमबत्ती आती कहाँ से है? हैं, क्या चोरी करके लाते हो? और मेरी बात मान, तू किसी फीमेल भूतनी को अपने साथ रख ले, दोनों एक साथ घूमते रहना। एक मोमबत्ती पर गुजारा हो जाएगा, एक मोमबत्ती पर गुजारा हो जाएगा। और एक बात तो बता मंगू, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या?
शर्मा क्यों रहा है? नहीं है तो बता दे, मेरे पास बहुत सारी हैं। एक दो के नंबर तुझे भी दे दूंगा। बोल, चाहिए? हैदर मेरे भाई, ये भूत है। ये तुम क्या बातें कर रहे हो उसके साथ? सलमान का दिल कर रहा था कि वो कैमरा फेंक कर अपना सर पीट ले। ओफो सलमान, एक तो तुम लोगों ने भूतों को सर पर चढ़ा रखा है। सिर्फ भूत ही तो है, कौन सा हमको खा जाएगा या हम इसको खा जाएंगे? हम तो यहाँ उससे सिर्फ बातें करने आए हैं। बातें करके और उसका हालचाल पूछ कर हम चले जाएंगे, क्योंकि कुछ खिलाना पिलाना तो इसने है नहीं। और अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कंजूस भूत मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। और तो और कंजूस के साथ साथ ढीठ भी अव्वल नंबर का है। ना कुछ बोलता है, ना कुछ सुनाता है, और ना ही कुछ खिलाता है। सुन बे मंगू, तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब सलमान का दिल कर रहा था कि वो अपना सर पीटने के बजाय कैमरा मारकर हैदर का सर ही फाड़ दे। उसने किसी लड़के को इतना बोलते हुए पहली दफ़ा देखा था। अगर कोई लड़का किसी के साथ बात करे तो समझ में आता है, लेकिन ये अकेले ही कौन बोलता रहता है, वो भी खुद से, और वो भी इतना ज़्यादा। हैदर दोनों हाथ कमर पर जमाए, निचला लब दांतों तले दबाए कुछ सोच रहा था। जब ही न जाने कहाँ से एक छोटा सा पत्थर उड़ता हुआ आकर टक करके उसके सर पर लगा था, जिससे वो बेसाख्ता चीखा था। उसको देखकर सलमान की चीख भी निकल गई थी। अबे ओ मंगू टंगू, सच बात सुनने का हौसला नहीं है तो तू जाकर दोबारा से मर जा। मेरे ऊपर क्यों गुस्सा उतार रहा है? और एक बात तो बता, ये तेरा नाम किसने रखा था? सच में इतना गंदा, इतना वाहियात नाम है तेरा। इंसानों में तो कोई नाम रखता ही नहीं, सिवाय जंगल में रहने वाले जानवरों के। और एक बात कान खोल कर सुन ले तू, अगर अभी वो और भी कुछ कहने ही लगा था कि 3-4 पत्थर एक साथ आकर उसको लगे थे, जैसे किसी ने ताक ताक कर निशाने लगाए हों। ये देख रहे हैं आप, हर तरफ धूल मिट्टी, काट कबाड़, जले हुए पर्दों की राख, टूटा हुआ और जला हुआ फर्नीचर, हर जगह लटकते मकड़ी के जाले। ये सब देखकर तो यही लगता है कि यहाँ कोई इंसान हरगिज़ नहीं रहता होगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि जहाँ इंसान नहीं रहते वहाँ जन्नात रहते हैं। और फिर जब यहाँ कोई इंसान नहीं रहता तो इस इमारत में से आवाज़ें किसकी आती हैं? यकीनन उन्हीं जन्नातों की। हमारे यहाँ आने का मकसद यही जानना था कि यहाँ मंगू के साथ और कितने लोग, आत्माएं रहती हैं। लेकिन ये हम अभी तक नहीं जान सके, क्योंकि वो मंगू अभी तक हमारे साथ नहीं लगा। और आपको याद है तैमूर कि जब हम शाम को यहाँ रैगिंग के लिए आए थे तो इस इलाके के लोगों ने हमसे क्या कहा था? तैमूर और रियाज फहद के कैमरे में देखते संजीदा सूरत बनाए खड़े बोल रहे थे। जी रियाज, हाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं याद। क्या कहा था उन लोगों ने? तैमूर ने सर खुजाते हुए कहा था। रियाज ने ज़ोर से कोहनी तैमूर को मारी थी। ओ हाँ, नहीं यार, अब भी नहीं याद आया। तू ही बता दे कि क्या बोला था उन लोगों ने। बेवकूफ़, मैं खुद भी भूल गया, जब ही तो तुझसे पूछ रहा हूँ। रियाज ने दांत पीसते हुए कहा था। ओए जासिम, कमीने आदमी बाहर निकल। जब ही हैदर आंधी तूफान की तरह एक हाथ से अपना सर पकड़े, दूसरे हाथ में टॉर्च से यहाँ वहाँ रोशनी डालता अंदर आया था। क्या हुआ? वो चारों ही चौंके थे। तैमूर और रियाज के पीछे खड़ा जासिम हाथ में एक छोटी सी डिवाइस पकड़े बाहर से आया था। उसको देखते ही हैदर उसके सर पर पहुंचा था। कमीने, तुझे कहा था ना मैंने कि सिर्फ एक ही पत्थर मारना, फिर क्यों तूने इतने सारे मारे? चल मारे तो मारे, वो भी इतने बड़े बड़े, और फिर सारे ही एक जगह पर। अबे साले, तू कोई शिकारी है या फिर टारगेट किलर? अभी मेरा सर फट जाता तो मैं मर जाता, तो तू क्या जवाब देता? क्या मुंह दिखाता मेरे माँ बाप को? बोल ना। अबे हाँ जासिम के बच्चे, मैंने भी तुझे कहा था कि जब तू वो कैंडल स्टैंड मेरे मारे तो आहिस्ता से मारना, लेकिन तूने इतनी खींच कर मारा कि मेरा सर अभी तक दुख रहा है, कि मेरा सर अभी तक दर्द कर रहा है। रियाज ने अपना सर सहलाते हुए कहा था। तैमूर को भी कुछ याद आया था। हाँ बे जासिम, जब वो पेंटिंग में देख रहा था तो तूने बगैर बताए मुझे धक्का दे दिया था। मुझे बता नहीं सकता था पहले? और अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? वो तो शुक्रिया अदा कर मेरा, जो मैंने सिचुएशन को संभाल लिया। इजाज़त हो तो क्या मैं भी कुछ बोलूं? जासिम ने तंज से उन तीनों को देखा था जो उसी को घूर रहे थे। बोल भी दे, अब क्या प्लेट में रखकर दावतनामा दूं? हैदर ने दांत पीसते हुए कहा। देखो, तुम दोनों की जिम्मेदारी तो मैं कबूल करता हूँ कि चलो मुझसे गलती हो गई, लेकिन हैदर, सच में यार मैंने सिर्फ एक ही पत्थर मारा था, क्योंकि मैंने तुमसे यही कहा था कि बाकी के जो 3-4 तुम कह रहे हो वो मैंने नहीं मारे। तो फिर क्या उस मरे हुए मंगू ने मारे हैं? ठंडा हो जा हैदर,
रियाज ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। और ये तू ऊट पटांग से जवाब क्यों दे रहा था मीटर पर? हैं? कौन से जवाब भाई? मैंने कोई जवाब नहीं दिए, क्योंकि ये डिवाइस ही काम नहीं कर रही थी। भले से इन दोनों से पूछ लो, मैं पीछे खड़ा इसको चेक ही कर रहा था। जासिम ने घोस्ट मीटर को एक डिवाइस से कनेक्ट किया हुआ था, जिससे वो मीटर को कंट्रोल कर सकता था। क्या हो गया है भाई? मुझे इस पर रीडिंग मिल रही थी। ग्रीन और रेड बटन खुद ब खुद दब रहे थे, और तुम कह रहे हो कि तुमने इसको कंट्रोल नहीं किया। तो फिर ये किसने किया? हैदर ने ताज्जुब से कहा था। कहीं सच में तो मंगू नहीं है? फहद ने डरे हुए अंदाज में कहा था। ओए चुप कर, ये भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब फिल्मों की बातें हैं। तैमूर ने उसे डपट दिया था। मुझे डर लग रहा है, सलमान की सरसराती हुई आवाज़ निकली थी। मर्द बन सलमान, मर्द बन। हैदर को खुद खौफ होने लगा था, लेकिन खुद को बहादुर साबित करता बशाशत से बोला था। जब ही बराबर वाले कमरे से एक शोर बुलंद हुआ था, जैसे कोई बहुत ही भारी चीज़ झूमर की तरह ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई हो। अल्लाह अकबर, अम्मी! तैमूर चीखता हुआ बाहर भागा था। चीख तो उन सबकी ही बुलंद हुई थी, डर सबके चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। कमीने जासिम, अगर हैदर को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। रियाज भी चीखता हुआ तैमूर के पीछे भागा था। वो चारों हक्का बक्का खड़े थे, जब भी वैसी ही आवाज़ दोबारा से आई थी और सन्नाटे को चीरती पूरी इमारत में फैल गई थी। खौफ की एक लहर उनके अंदर दौड़ गई थी। 1 घंटे का शो काफ़ी है, भागो तुम लोग, क्यों अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हो? जासिम भी चीखते हुए भागा था। फहद और सलमान भी अपने अपने कैमरों को सीने से लगाए उसके पीछे भागे थे। मुझे तो ले चलो, हैदर ज़ोर से चीखा था। आजा तू भी, अब क्या तुझे गोद में लेकर जाएंगे? जासिम भागते भागते चीख कर बोला था। तैमूर और रियाज तो जीप में बैठकर स्टार्ट भी कर चुके थे। वो तीनों भी अपनी वैन में बैठकर वहाँ से निकल गए थे। गिरते पड़ते हैदर ने कंधे पर से बैग उतार कर जीप में फेंका था, और अभी वो बैठने ही लगा था कि उसके जहन में झमाका हुआ। ओ शिट, मेरा फ़ोन तो उसी कमरे में रह गया। छोड़ दे हैदर, तू जल्दी से बैठ। पागल हो गया है क्या रियाज? 70,000 का फ़ोन है मेरा, और तू कह रहा है कि रहने दे। अबे हैदर, समझने की कोशिश कर, वो मंगू तुझे खा जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरा फ़ोन चाहिए। तुम लोग रुको, मैं बस अभी लेकर आता हूँ, हैदर कहकर जाने लगा था, जब भी तैमूर और रियाज ने उतरकर ज़बरदस्ती उठाकर उसको जीप में डाला था। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं नहीं दूंगा मंगू को अपना फ़ोन, छोड़ दो भाई, वो मेरे फ़ोन का गलत फ़ायदा उठाएगा। हाय अल्लाह, छोड़ दो भाइयों, मेरे फ़ोन पर पैटर्न भी नहीं लगा हुआ। मंगू कमीने, तू छत से गिर जाए, तेरे हाथ पैर टूट जाए। अल्लाह करे तेरी मोमबत्ती बुझ जाए और तू सीढ़ियों से गिर पड़े, तेरे दांत टूट जाए, तू बोबला हो जाए। वो चीखता रहा था। ड्राइविंग करते रियाज ने तैमूर को इशारा किया था, जिसने ज़बरदस्ती हैदर के मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज़ दबाई थी। सो लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द यार यारों से होना जुदा एपिसोड नंबर 6। और आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, मतलब कितना फ़नी था। ये जो भूत वाले सीन हुए ना, ये तो मुझे बहुत पसंद आए। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।